दिलीप कुमार साहब ने अपनी बायोग्राफी में एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने कहा कि एक बार जब मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था तो मेरे पास वाली सीट पर एक सज्जन बैठे हुए थे। बुजुर्ग व्यक्ति थे, साधारण पैंट शर्ट पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मिडिल क्लास फैमिली के रहने वाले, लेकिन दिखने में काफी विद्वान लग रहे थे, काफी पढ़े लिखे लग रहे थे। उस फ्लाइट में तकरीबन सबने पहचान लिया था कि ये बंदा दिलीप कुमार है, लेकिन जो पास में बैठे थे वो मुझसे बेखबर थे। वो खिड़की से बाहर देख रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन मुझे देख करके कोई उन्होंने खास रिएक्शन दिया नहीं। जब चाय आई तो चाय पीने लगे, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे हेलो कर लिया। उन्होंने भी स्माइल की और हेलो किया। उसके बाद बातचीत आगे बढ़ी। तो मैंने जब बातचीत आगे बढ़ाई और फिल्मों की बात आई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप फिल्में देखते हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभार देख लेता हूँ, बहुत पहले एक फिल्म देखी थी। इस बात पर मैंने उनसे कहा कि मैं फिल्मों में काम करता हूँ। उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा कि मैं एक्टर हूँ। वो जो सज्जन थे उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बातचीत चलती रही। फ्लाइट लैंड हुई। जब हम बाहर निकलने वाले थे एयरपोर्ट से तो एक बार फिर से मैंने उनसे उन्हें ग्रीट किया, अभिवादन किया और उनसे कहा मेरा नाम दिलीप कुमार है। वो जो सज्जन थे उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और कहा मेरा नाम JRD टाटा है। जिस एयर इंडिया की फ्लाइट में मैं ट्रैवल कर रहा था उसके करता धरता मेरे पास में बैठे हुए थे। उस दिन मुझे समझ में आया कि दुनिया में आप चाहे जितने बड़े बन जाएं, हमेशा विनम्र बने रहिए, क्योंकि आपसे भी बड़ा इस दुनिया में मौजूद है। इतने महान थे JRD टाटा। आइए आज उन्हीं की बात करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है RJ कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आज हम बात करेंगे JRD टाटा यानी कि जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा की, जो 29 जुलाई 1904 को फ्रांस के पेरिस में पैदा हुए, जिनके फादर का नाम रतन दादा भाई टाटा था और माँ उनकी फ्रांस की रहने वाली थी सुजेन ब्रीडे। उनकी माँ क्योंकि फ्रांस की रहने वाली थी इसलिए उनकी पहली लैंग्वेज फ्रेंच बन गई। JRD टाटा ने मुंबई से पढ़ाई की, उसके बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की। वो कई डेकेड्स तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने रहे। स्टील की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, होटल की बात करें, एयरलाइंस की बात करें, उन्होंने टाटा ग्रुप के अलग अलग बिजनेस को इंडिया में डेवलप किया। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। सिर्फ 34 साल की उम्र में 1938 में वो टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे और 1991 तक बने रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 14 अलग अलग टाटा की नई कंपनीज की शुरुआत की थी। उन्हें भारत का जो सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न, उससे भी नवाजा गया। वो इंडिया के पहले पायलट थे। भारतीय वायुसेना ने उन्हें 1974 में एयर वाइस मार्शल पद से भी नवाजा। तो आइए बात करते हैं उन 5 बड़ी बातों की जो हम सीख सकते हैं JRD टाटा साहब की लाइफ से। सीखने वाली पहली बात JRD टाटा साहब से, कभी भी सेकंड बेस्ट से सेटिस्फाई मत होइए। हमेशा नंबर 1 का पीछा कीजिए, परफेक्शन के पीछे भागिए। JRD टाटा अपनी लाइफ में यही करते रहे। एयर इंडिया 40s और 50s के बीच में कहा जाता है कि अपनी पंक्चुअलिटी और हॉस्पिटैलिटी के लिए जानी जाती थी। टाटा एयरलाइंस जो कि बाद में एयर इंडिया बन चुकी थी, उसके मालिक थे JRD टाटा। मालिक होने के बावजूद, क्योंकि वो भारत के पहले पायलट थे, वो अपने प्लेन्स खुद उड़ाना पसंद करते थे। हर 15 दिन में एक फ्लाइट वो लेते थे और इससे वो मैसेज देना चाहते थे पूरी टीम को कि मैं खुद भी अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, तो आपको तन मन धन के साथ में लगना है और इस एयरलाइंस को बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाना है। पंक्चुअलिटी के मामले में, एक्यूरेसी के मामले में JRD टाटा का कोई तोड़ नहीं था। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है। कैप्टन विश्वनाथ उनके को पायलट थे। एक बार जब वो फ्लाई कर रहे थे तो उन्होंने अपने को पायलट से पूछा कि इस वक्त ग्राउंड स्पीड क्या है, तो कैप्टन ने कहा कि 145 माइल्स पर आवर पर हम उड़ रहे हैं। JRD टाटा उनके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की और बताया कि 145.5 माइल्स पर आवर की स्पीड से हम उड़ रहे हैं। इतने एक्यूरेट थे JRD टाटा। दूसरी बड़ी बात जो सीखने को मिलती है JRD टाटा साहब से, सलाह मानिए और चेंज लाने से डरिए मत। इन्फोसिस की को फाउंडर और फाउंडर नारायण मूर्ति सर की जो वाइफ हैं सुधा मूर्ति मैम, उन्होंने अपनी बुक द लास्टिंग लेगेसी में एक घटना का जिक्र किया है। वो कहती हैं कि वो जमाना था जब महिलाओं को ज्यादा नौकरी नहीं दी जाती थी। इंजीनियरिंग की बात करें तो लड़कियों को इंजीनियरिंग नहीं करने दिया जाता था। उन्हें मैथ्स में कमजोर माना जाता था कि ये तो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। सुधा मूर्ति मैम 600 स्टूडेंट्स के बैच में इकलौती लड़की थी और टॉपर थी। तब उनका नाम शादी से पहले सुधा कुलकर्णी था। तो टाटा मोटर्स में, जो कि टेल्को भी जिसको कहते हैं, उसमें इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकली और जब वैकेंसी निकली तो उसमें साफ साफ पुरुषों के लिए ऐसा लिखा हुआ था। इस बात से सुधा मूर्ति मैम गुस्सा हो गई और उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी JRD टाटा साहब को, कंपनी के मालिक को। टाटा साहब का बुलावा आया और इंटरव्यू के बाद इन्हें नौकरी पर रख लिया गया। ये टाटा मोटर्स की पहली महिला इंजीनियर बनी। सुधा मूर्ति मैम जब ये किस्सा शेयर करती हैं तो बताती हैं कि JRD टाटा साहब जो हैं वो कितने खुले विचारों के थे, वो सलाह का स्वागत करते थे। एक और किस्सा उन्होंने शेयर किया कि जब वो बॉम्बे हाउस में थी, अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, नारायण मूर्ति सर का, और अकेली खड़ी हुई थी,
तब बाई चांस वहाँ से JRD टाटा साहब भी निकल रहे थे। वो रुके, उन्होंने बात की और कहा कि क्यों आप अकेली खड़ी हुई। उन्होंने बताया कि मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। तो जब तक नारायण मूर्ति सर नहीं आ गए, JRD टाटा वहीं खड़े रहे, बात करते रहे, ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो, वो वहाँ डर महसूस ना करें। JRD टाटा साहब ने इनफैक्ट जब सुधा मूर्ति जी ने नौकरी छोड़ी थी, तब भी एक अच्छे से रिएक्शन देते हुए उन्हें कहा था कि आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं, आप जाइए, आप अच्छे से काम कीजिए। आज भी सुधा मूर्ति मैम के कैबिन में टाटा साहब की तस्वीर रखी हुई है। ये बताता है कि कितने इंस्पिरेशनल बॉस थे, कितने इंस्पिरेशनल लीडर थे JRD टाटा साहब। सीखने वाली तीसरी बात, जितनी बड़ी रिस्क होगी सक्सेस भी उतनी ही मिलेगी। JRD टाटा ने उस समय में अलग अलग कंपनीज शुरू की जिस समय में उन सेक्टर्स में जाने से कंपनीज बच रही थी। लोगों को लग रहा था कि इसमें जाएंगे तो घाटा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने उतनी ही बड़ी रिस्क ली। मैंने बताया आपको कि 14 अलग अलग कंपनीज उन्होंने शुरू की थी अपने टेन्योर में। 1939 में जो टाटा ग्रुप मात्र 62 करोड़ का था, वो 1990 आते आते 10,000 करोड़ का बन चुका था। ये विजन था JRD टाटा का। वो कहते थे कि रिस्क जितनी बड़ी लोगे, उतनी ही लाइफ में सक्सेस बड़ी पाओगे। चौथी सबसे बड़ी बात जो JRD टाटा सिखाते हैं, अपनी टीम को साथ लेके चलिए, सोसाइटी का, अच्छी सोसाइटी का निर्माण कीजिए। ये जो आजकल सुनने को मिलता है कि CSR एक्टिविटीज कंपनीज करती हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं, जो आजकल एक नया डिपार्टमेंट आ गया है, ह्यूमन रिसोर्स। ये HR जो टर्म है कॉइन हुई थी, ये CSR टर्म कॉइन हुई थी, उससे पहले ही JRD टाटा अपनी कंपनी में इन सारी बातों को शामिल कर चुके थे। एम्प्लॉयज के बेनिफिट को हमेशा आगे रखने के मामले में उनका नाम आता है। चाहे पेड लीव्स की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, इंश्योरेंस की बात हो, अलाउंस की बात हो, JRD टाटा हमेशा अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचा करते थे। जो डायनेस्टी बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसको उन्होंने मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस में तब्दील कर दिया था। JRD टाटा साहब एम्प्लॉयज का इतना ख्याल रखते थे कि जब कभी वो कार से जा रहे होते थे ऑफिस और उन्हें कोई एम्प्लॉय दिख जाता था, उसे गाड़ी में बिठा लेते थे, कहते आ जाओ साथ में चलते हैं। तो इतना ख्याल रखते थे JRD टाटा अपने एम्प्लॉयज का। अगर आपको एक अच्छी कंपनी बिल्ड करनी है, अगर आपको एक अच्छा समाज बनाना है, तो सबको साथ में लेकर के चलना हो। और आखिरी पांचवी सबसे बड़ी बात जो JRD टाटा साहब से सीखने को मिलती है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उससे ही अपनी स्ट्रेटेजीज तैयार कीजिए। आपकी ताकत से ही अपनी प्लानिंग जो है आगे की वो करना शुरू कीजिए। JRD टाटा साहब के पास जब एयर इंडिया थी, तो एयर इंडिया के पास में सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेन्स थे, 3 पायलट थे, 3 इंजीनियर थे। इतना कम स्टाफ था, इतने कम रिसोर्सेज थे। उन्हें मालूम था कि दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइन से हम compete नहीं कर सकते, लेकिन हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, हम पंक्चुअल रह सकते हैं, एक्यूरेट रह सकते हैं, और हम हॉस्पिटैलिटी के मामले में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों पर JRD टाटा ने फोकस किया। एयर इंडिया की फ्लाइट जो थी वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 11 बजे लैंड करती थी। एक किस्सा बड़ा फेमस है कि वहाँ एक ऑफिशियल ने दूसरे से पूछा कि भैया टाइम क्या हुआ है, तो उसने बिना घड़ी देखे कहा कि 11 बजे। तो उसने कहा तुमने घड़ी भी नहीं देखी? तो उसने कहा दिख रहा है सामने एयर इंडिया का प्लेन आ चुका है, इसका मतलब 11 बज चुकी है। इतने जो है एक्यूरेट थे JRD टाटा अपनी एयरलाइंस को लेकर के, इतनी टाइम पर उनकी फ्लाइट्स पहुंचा करती थी, और इन्हीं सब चीजों को लेकर के वो लाइफ में आगे बढ़ते रहे। JRD टाटा साहब को न सिर्फ भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया, बल्कि फ्रांस के भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार लेजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जब भारत रत्न की घोषणा हुई, रतन टाटा साहब ने बताया कि आपको भारत रत्न दिया जा रहा है। तो JRD टाटा साहब ने रतन टाटा से कहा कि रतन, मैंने ऐसा क्या कर दिया? जरूर मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे, लेकिन वो तो भारत का कोई भी नागरिक होता तो उसे भारत के लिए अच्छे ही काम करने थे। इतने साधारण थे, इतने महान थे JRD टाटा। जब वो अपने अंतिम क्षणों में थे, जीवन के अंतिम पल जी रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आई एम अबाउट टू डिस्कवर अ न्यू वर्ल्ड, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक नई दुनिया में प्रवेश करने जा रहा हूं और ये रोचक, रोमांचक होने वाली है। जो व्यक्ति मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा हो और मृत्यु के पार अगले जन्म को एक मुस्कुराहट के साथ देख रहा हो, वो हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे जितना अंधेरा आ जाए, आपको वो जो उम्मीद की किरण है उसे नहीं छोड़ना है। और आखिरी में JRD टाटा साहब ने बड़े कमाल की बात कही कि पैसा खाद की तरह होता है। आप इसका ढेर लगा देते हैं तो ये बदबू मारने लगता है, लेकिन इसे फैला देते हैं तो ये बढ़ता चला जाता है। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। अभी के लिए यही कहूंगा जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।